तो बेटा हमने पहले थोड़ा सा मैं कल वाला रिव्यू दे देता हूँ आपको। हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट मेनली ये दो टाइप्स है। इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरा हमने ये देखा कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड एज मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब तक हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें उस क्वांटिटी के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। देयर वाज ए साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूं मैं, जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने देखो फिजिक्स का एक स्टेटमेंट देके फिजिक्स का इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की। ही सेड कि अगर आप इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी in terms of certain numbers, then your knowledge about the quantity is very small. पढ़ा जा रहा बेटा? क्या लिखा मैंने? अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, सर्टेन नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज अबाउट दैट क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है। इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, वी राइट n इंटू यू। तो बेटा ये जो प्रोसेस है कि नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। So what is the purpose of physics? The purpose of physics is the measurement of physical quantities. ठीक है, और ये लॉर्ड केल्विन की जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट हमें पर्पस ऑफ फिजिक्स बताती है कि किसी क्वांटिटी को, जैसे मैं ये नहीं बोल सकता कि इस रूम में बहुत गर्मी है ये बोल के कि टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो मुझे मेजर करना पड़ेगा इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मल से ज्यादा है इसलिए गर्मी लग रही है, या इस रूम का कैपेसिटी है इतना, ज्यादा है या कम है। तो हम क्या करते हैं, उस रूम की कैपेसिटी को, जैसे अगर इसके वॉल्यूम की बात करें या इसके एरिया की बात करें, तो हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो जिस भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं उस क्वांटिटी को बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। एंड हमारा फिजिक्स में पर्पस क्या है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दिस वी हैव स्टडीड इन यस्टरडेज क्लास। तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट हैं। वी हैव एमकेएस सिस्टम, वी हैव सीजीएस सिस्टम, वी हैव एफपीएस सिस्टम। एक बार फिर से मैं वो बताऊंगा आपको, बट मेजरमेंट में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ये भी हमने कल देखा कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें जो इन्वॉल्व हैं, क्या बोलते हैं उनको? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के, विच मीन्स कि अगर हम कोई छोटा यूनिट चूज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी लेनी है, और अगर यूनिट बड़ा चूज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी लेनी। एक एग्जांपल से बताया था, 3 मीटर लिखो या 300 सेंटीमीटर लिखो, वो तो हमारी चॉइस है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज में फर्क कोई नहीं है। 3 मीटर अगर इतना है तो 300 सेंटीमीटर भी इतना ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, हम आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो हम बात करते हैं अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट में क्या इन्वॉल्व है? सबसे पहले यूनिट। ठीक है, बेसिकली मेजरमेंट करने का मतलब क्या है? जैसे देखो, मैंने इस पेन की मेजरमेंट करनी है, इसकी लेंथ की मेजरमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्केल लूंगा और उस स्केल की जहां 0 है वहां एक एंड रख दूंगा पेन का, और दूसरा एंड जहां खत्म होगा बोलूंगा इतनी। तो इस मेजरमेंट में किया क्या? कंपैरिजन किया। किसका कंपैरिजन किया? इस पेन की लेंथ का कंपैरिजन किया। किसके साथ? किसी स्टैंडर्ड के साथ, किसी
एक्सेप्टेड वैल्यू के साथ, जो पहले से पता है कि ये इतने हैं। जैसे वेइंग स्केल होता है, एक तरफ हम कोई नाउन वेट रखते हैं, जैसे 1 kg रखा, दूसरी तरफ हम कोई भी क्वांटिटी एप्पल डालना शुरू कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बोलेंगे एप्पल का भी उतना ही मास है जितना दूसरी तरफ रखा है। इसे बोलते हैं बेटा कंपैरिजन, वी कॉल इट एज कंपैरिजन। तो कंपैरिजन किसके साथ? विद सम चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, ठीक है। और जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये आपने लिखना भी है, इनके यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड द यूनिट्स फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है बेटा, यूनिट का इंपॉर्टेंस आपको पता है। यूनिट से हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर पता चलती है। व्हेन आई से 3 kg, इसका मतलब मास की बात हो रही है। व्हेन आई से 3 किलोमीटर, इसका मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है। व्हेन आई से 3 एम्पियर, इसका मतलब मैं करंट की बात कर रहा हूँ। व्हेन आई से 3 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, इफ आई से 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट? यूनिट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। उस यूनिट को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की या किसी दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं है। और जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। ठीक है, इन सम रॉन्ग वेज यूनिट्स वर कंसीडर्ड वेयर फिजिकल क्वांटिटीज यूज टू बी मेजर्ड। रॉन्ग यूनिट्स क्या है? देखो, जैसे मैं बोलूं कि हमने इस रूम की लेंथ फाइंड करनी है और हम खुद अपने पैर के हिसाब से मेजरमेंट कर लें, ठीक है, या हाथ के हिसाब से 1 2 3 4 इतने हैं जी, इतने हैंड्स। अब ये एक गलत यूनिट है। किसी का हाथ बड़ा और किसी का हाथ छोटा। जैसे मैं बोलूं कि इस रूम की लेंथ जो है मेरे 50 हैंड्स के बराबर है, बट कोई छोटे हाथ वाला होगा तो वो तो कुछ और होगा। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड नहीं होगा, बिकॉज ऑल हैंड्स आर स्लाइटली डिफरेंट साइजेस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दे दिया हम। या ना ही हम ये बोल सकते हैं कितने कदम, तो कदम डिपेंड करता है आदमी के ऊपर। इफ इट देयर इज अ टॉलर पर्सन, उसके स्टेप साइज बड़ा होगा। इफ देयर इज ए शॉर्टर पर्सन, उसका स्टेप साइज बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए इस तरह के यूनिट्स को फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती है। यूनिट के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जो भी हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं उनके कुछ फीचर्स होने चाहिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी यूनिट के? ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ेंगे कि यूनिट में क्या चीज होनी चाहिए। ठीक, यूनिट में क्या होना चाहिए? यूनिट में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड होना चाहिए 100 ग्राम इतना है, 200 ग्राम इतना है। यूनिट एक सूटेबल साइज का होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अगर हम परचेज करते हैं कोई चीज, यहाँ से मार्केट जाते हैं, तो अवेलेबल भी तो होना चाहिए। मैं बोलूं मेरे को 1 ग्राम एप्पल खरीदना है, सो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। 1 ग्राम एप्पल खरीदना है तो एप्पल का मास ग्राम में कन्वर्ट करने, कैलकुलेट करने के लिए तो बड़ा ही माइन्यूट को चाहिए। या अगर मैं बोलूं मुझे 500 ग्राम एप्पल खरीदना है, तो कोई एक ही ऑब्जेक्ट से देख लो, वैसा नहीं होना चाहिए। कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा 500 किलो का एक तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे करके कर सकते हैं। सूटेबल साइज मल्टीप्लाई करके वी कैन ऑब्टेन द डिजायर्ड वैल्यू, और ऐसा साइज विच इज इजिली अवेलेबल। ठीक है, द यूनिट मस्ट बी ऑफ सूटेबल साइज एंड इट शुड बी इजिली अवेलेबल। और कहीं पे भी जहां चाहिए, मतलब इट शुड बी अवेलेबल एवरीवेयर। ये नहीं है कि यहाँ हम मास की मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं तो किसी दूसरी जगह जाएंगे तो वहां कुछ और यूज करेंगे। ठीक है, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर एक कंट्री में हम मास की बात कर रहे हैं केजी में, तो हमें पता है 1 kg में 5 एप्पल्स आते हैं या 6, तो दूसरी कंट्री में जाएंगे वहां केजी कुछ और ही तरीके से मेजरमेंट कर रहे हो, तो वहां तो एक ही आए या 2 ही आए। सो यूनिट ऐसा होना चाहिए जो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। क्योंकि हम अभी तो आपको ये एप्पल वाली एग्जांपल दे रहा हूँ,
बट साइंटिफिकली तो पूरा पूरा वर्ल्ड एक ही है। तो क्या होता है, बहुत बार डिफरेंट साइंटिस्ट काम कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट के ऊपर, सो दे मस्ट यूज सम सिमिलर यूनिट्स, और वो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। कि अगर मैं तो बार बार किलोग्राम बोल रहा हूँ बिकॉज दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज जो बाकी क्वांटिटीज हैं, तो जैसा यूनिट एक कंट्री में वैसा ही दूसरी कंट्री में भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम बोलते हैं, जैसे हम बोले, देखो इंडिया में बोलते हैं कि 1 क्विंटल शुगर चाहिए, किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे वहां उसको क्विंटल ही नहीं पता होगा क्या होता है, क्योंकि क्विंटल एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट नहीं है। इंडिया में यूज होता है, दूसरी किसी कंट्री में यूज नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यूनिट जो है वो चेंज हो जाए, आज कुछ और वैल्यू कल कुछ और वैल्यू यूनिट का। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो भी हम यूनिट यूज कर रहे हैं, इट शुड बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। इनवेरिएबल मतलब चेंज नहीं होना चाहिए कि आज 100 ग्राम है, आज 1000 ग्राम इतना है, तो कल ये 800 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट मस्ट बी वेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, इट शुड नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, पेरिशेबल नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद यूनिट खत्म हो गया जी, ये यूनिट नहीं है अब। फिर ये भी हमने कल देखा, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। इसका आपको मतलब पता है? ठीक है, एवरीबॉडी नोज द मीनिंग कि अगर हम छोटा यूनिट लेते हैं, मैंने आपको पहले भी समझा दिया, छोटा यूनिट लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, और अगर बड़ा यूनिट लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी। सो n1 u1 इज n2 u2। ठीक है, जैसे 3 सेंटीमीटर, लाइक मैं 3 मीटर लिखूं या 300 सेंटीमीटर लिखूं, 3 क्या है n1, मीटर क्या है u1, 300 n2 सेंटीमीटर u2। ठीक है, n1 और n2 न्यूमेरिकल वैल्यूज है, एंड u1 और u2 है उसी क्वांटिटी के। उसी क्वांटिटी के मतलब ये भी कल बताया, वी कैन नॉट राइट 3 किलोग्राम इक्वल टू 3000 मीटर। एक तरफ अगर किलोग्राम है, मतलब एक तरफ हम मास की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी मास ही होना चाहिए। कुछ पूछना है इससे रिलेटेड अभी तक जो पढ़ा तो यू कैन आस्क। चलो फिर आगे, कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, what is a standard used for measurement of a physical quantity? अभी बताया था, it is called as a unit. System of units, बहुत सारे systems हैं, FPS, CGS and MKS। ठीक है, फुल फॉर्म पता है सबकी, कल हम देख चुके हैं इस पे। CGS सिस्टम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। FPS में जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि हम कर चुके हैं पहले ही, फुट, पाउंड, सेकंड, एंड वी नो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। लेकिन क्या हुआ 1971 में, ए नीड वाज फेल्ट कि क्यों हमारे पास अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स हैं, व्हेन साइंटिफिकली द वर्ल्ड इज वन। कोई साइंस की इन्वेंशन हो रही है, डिस्कवरी हो रही है, कोई नया लॉ बन रहा है, बहुत सारे साइंटिस्ट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का पिक्चर आपके सामने है, तो यहाँ तो डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट आते हैं। यूरोपियन कंट्रीज के साइंटिस्ट होंगे, देयर विल बी सम साइंटिस्ट फ्रॉम द एशियन कंट्रीज, अमेरिका से कोई आया है, तो उन सारी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं, अगर वो सारे अलग अलग सिस्टम्स को चूज करें, या उन कंट्रीज में अगर अलग अलग सिस्टम होगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। फिर पहले तो किसी को बिठाना पड़ेगा जो बैठ के क्या करे, सबको वो करे, समझे कि इसने तो पाउंड में लिया है मास, इसने तो क्विंटल में लिया है, तो उन सबको कन्वर्ट करने के लिए एक अननेसेसरी टाइम वेस्ट करे। या फिर उससे बेटर ये है, इन साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दें जिसको सारी की सारी कंट्रीज एक्सेप्ट करें। ठीक है, और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो इन डिफरेंट सिस्टम्स के साथ, तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी कंफ्यूजन है। सो दे फाइनली केम टू द कंक्लूजन बाय जनरल कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, 1971 में
ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? डिफरेंट साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल जो भी काम होता है उसको स्ट्रीमलाइन करना। कोई लॉ है, कोई डेफिनेशन है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई ऊपर से तो नहीं गिरी ना। देयर इज ए साइंटिफिक बॉडी, देयर इज ए साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब चीजों को मैनेज करती है। ठीक है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, इसे बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, बोलते हैं आईएसआई मार्क्ड होनी चाहिए, कोई हम पंखा लेते हैं तो आईएसआई मार्किंग होनी चाहिए उसमें, तो वो आईएसआई मार्किंग करता कौन है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसी तरह से कोई डेफिनेशन, कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई लॉ, कौन इसको गवर्न करता है, कौन उसको वैलिडेट करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसका हेडक्वार्टर तो एक ही जगह होगा। हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में है। इसमें कुछ इंडियन साइंटिस्ट हैं, कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट होंगे, कुछ जर्मनी के होंगे, कुछ फिनलैंड के होंगे, फिलीपींस के होंगे, डिफरेंट साइंटिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन ने 1971 में ये जरूरत समझी कि हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, और इसी को एसआई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंच एब्रिवेशन है इंटरनेशनल डी यूनिट्स सिस्टम, इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये जो एसआई हम लिखते हैं बेटा, मैं लिख के बता देता हूं आपको, हम लिखने में तो ऐसे लिखते हैं एसआई। एसआई का एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंच है ये, मैं फ्रेंच में लिख रहा हूं यहां। दिस स्टैंड्स फॉर ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये फुल फॉर्म है एसआई की, जिसे हम सिर्फ एसआई बोलते हैं। इसे हम कॉमनली ना स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी बोलते हैं इंग्लिश में, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। क्या मतलब है इसका? सिंपली इसका मतलब है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूनिट है हमारे पास, एक ऐसा यूनिट है विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, दैट इज व्हाई इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इस एसआई सिस्टम में जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, 1971 ईयर याद रखना है, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो देखो कल तक आपको क्या बताया था मैंने कि हम मास, लेंथ और टाइम की बात करते हैं तो बोलते हैं क्या है फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास? लेंथ, मास एंड टाइम, जिनको हमने क्या बोला था? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मैंने आगे एटसेट्रा भी लिखा था, क्यों लिखा था अभी पता चलेगा। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 1971 में ये सोचा कि हम पूरी फिजिक्स को इन तीन क्वांटिटीज की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, इट्स ए वेरी वेरी वास्ट ब्रांच, वेरी वास्ट स्टडी। कभी हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, कभी हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, कभी थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट ब्रांचेस हैं फिजिक्स की जो कि सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के बेसिस पे कंप्लीट नहीं हो सकती। हमारे पास और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1971 में जब ये एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो इस एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, साथ में ये बोला कि ये जो हमारी फिजिक्स है, दिस शुड हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनके नाम बताऊंगा मैं, कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल है? 7। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये पता चला कि बहुत बार तो हमें फिजिक्स में मैथ्स की जरूरत पड़ती है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वन कैन नॉट गो विदाउट अदर। तो इसलिए 2 और क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की गई, उनको बोलते हैं बेटा सप्लीमेंट्री। उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आपको पता है सप्लीमेंट होता क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? या सप्लीमेंट क्या होता है? एडिशनल।
ठीक है, अगर आप इंग्लिश में मीनिंग देखो, जैसे फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं ये जो लोग जिम में जाते हैं, फूड सप्लीमेंट क्या हुआ, एडिशनल फूड, एडिशनल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑल दैट। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से पूरी फिजिक्स को हम कंप्लीट नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई 2 एडिशनल क्वांटिटीज भी डिफाइन की गई। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2 और क्वांटिटीज को डिफाइन किया जिनको हम फिजिक्स में यूज करते हैं। क्लियर बेटा? और वो क्वांटिटीज क्या हैं? लेट अस सी इन दिस नेक्स्ट स्लाइड कि वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। सो फाइनली हमारे पास SI सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज विद द हेल्प ऑफ दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट? यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? आई एम हैविंग फ्यू ऑप्शंस। The unit must be universally accepted होना चाहिए, invariable, well defined, suitable size, या all, ये सारे के सारे होने चाहिए। यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स सभी होने चाहिए, so all of the above। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट इज नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ। स्टैंडर्ड यूनिट क्यों होना चाहिए? बोलो, why should have a standard unit? स्टैंडर्ड मतलब जो सभी के लिए सेम हो, यूनिफॉर्मिटी होगी, कन्वीनियंट भी होगा, और स्टैंडर्ड यूनिट होगा तो एक्यूरेसी भी आएगी, नहीं तो किसी के हाथ का साइज छोटा, किसी का बड़ा, तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो इट जस्टिफाई इक्वल जस्टिस टू ऑल, कन्वीनियंस, एक्यूरेसी, यूनिफॉर्मिटी, ये सब होना चाहिए। दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैं बात करता हूं अभी SI यूनिट्स की बात करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ पूछना। देखिए बेटा, हमारे पास, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की हैं, फंडामेंटल, कल लिखा हुआ आपने, a physical quantity which does not depend on any physical quantity for its measurement is called fundamental physical quantity। क्या एग्जांपल दी थी? इस पेन की अगर मुझे लेंथ पता करनी है तो ऑब्वियसली लेंथ ही फाइंड करनी पड़ेगी, किसी दूसरी क्वांटिटी को फाइंड करके, किसी दूसरी क्वांटिटी की मेजरमेंट करके मुझे लेंथ पता नहीं चलेगी। ठीक है, सो लेंथ इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एंड SI सिस्टम में we have how many physical quantities? 7 जो फंडामेंटल है। ये उन फिजिकल क्वांटिटीज के नाम लिखे हुए हैं। देखो, यू कैन राइट दिस इन SI सिस्टम। हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको क्या बोलना है और इसका मतलब क्या है, कौन सी आपने पहले पढ़ी है और कौन सी नहीं पढ़ी है, बट एक बार पहले ये आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट इज लेंथ। ठीक है, लेंथ SI यूनिट इज मीटर, और जब आपने सिंबल लिखना है राइट स्मॉल m। देन वी हैव सेकेंड क्वांटिटी मास। ठीक है, किलोग्राम इसका SI यूनिट है, वी राइट kg। थर्ड इज टाइम, सेकेंड में मेजर करते हैं, s लिखते हैं, स्मॉल s लिखा है देखो। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सिंपली टेम्परेचर भी बोल सकते हो, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। यहां जब K लिखोगे ना, ये ध्यान रखना, दैट इज व्हाई मैं आपको ये बता रहा हूं, दिस इज ए स्मॉलर K, वी राइट केल्विन लाइक दिस। लेकिन यहां जो K लिखोगे दैट शुड बी कैपिटल K। बेटा, जब भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से होता है, जैसे आपको पता है केल्विन किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट का नाम जब पूरा नाम लिखोगे इट शुड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर केल्विन। लेकिन जब एक अल्फाबेट लिखना है, अगर वो साइंटिस्ट का नाम हुआ, यू विल राइट कैपिटल K। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर करते हैं, शॉर्ट में MOL लिख दो। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, देखिए एम्पियर को स्मॉल a से लिखा है, साइंटिस्ट का नाम है कैपिटल A। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की बात करते हैं, लिखना मीटर लिखोगे इट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। ठीक है, किलोग्राम लिखोगे तो छोटा वाला लिखना है। हाँ, अगर वो किसी साइंटिस्ट का नाम हुआ तो कैपिटल M से लिखा जाता है, साइंटिस्ट का नाम नहीं हुआ तो स्मॉल m लिखो, कैपिटल A लिखा, ये kg है, किसी का नाम नहीं है।
ठीक, वी राइट इट लाइक दिस। एक चीज और दूसरी बेटा, जब हम एसआई यूनिट लिखते हैं, ये नोट कर लेना, कुछ एडिशनल चीजें भी बताऊंगा। जब हम एसआई यूनिट लिखेंगे तो इट इज नेवर प्लूरल। प्लूरल पता ना, एसआई यूनिट कभी भी प्लूरल नहीं होता, एसआई यूनिट हमेशा सिंगुलर होता है। एसआई यूनिट इज ऑलवेज सिंगुलर। तो अगर मैं बोलता हूं देखो, मैं ऐसे बोलूंगा 5 किलोग्राम, तो 50 होगा ना, 50 को भी मैं किलोग्राम ही बोलूंगा। किलोग्राम्स गलत है, किलोग्राम्स लिखोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे किलोग्राम को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिंगुलर लिखना है यूनिट हमेशा। 1 एम्पियर है करंट, तब भी हम 1 एम्पियर लिखेंगे। 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर बोलेंगे, एम्पियर्स नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? प्लूरल नहीं होता है, यूनिट इज ऑलवेज सिंगुलर। स्पेशली एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। ये सब एसआई सिस्टम में, ये मेरे पास 4 5 6 आ गया इलेक्ट्रिक करंट। 7वें की बात हम करेंगे इंडिपेंडेंटली कि ये होता क्या है। ठीक है, ये सारी 6 की 6 आपने पहले देखी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करेंगे हम इसको। टेम्परेचर, टाइम, मास, लेंथ। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस बेसिकली ब्राइटनेस को इंडिकेट करता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ब्राइटनेस को इंडिकेट करता है। इसका यूनिट होता है कैंडला, कैंडल से बना है। ठीक है, सिंस किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस जो है दैट इज रिटन स्मॉल CD। यही आपको दोबारा दिखाऊंगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? कैंडला। क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी? जस्ट एज ए सिंपल डेफिनेशन, क्योंकि ये क्वांटिटी पहले यूज नहीं करी होगी, इट इज ए मेजर ऑफ इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसा ये तो सुना होगा आपने। इसका यूनिट है कैंडला, जिसे हम CD लिखते हैं। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। मैंने आपको बोला सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल क्वांटिटीज हैं, और वो क्या है? द एडिशनल क्वांटिटीज आर, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का SI यूनिट हुआ रेडियन, RAD लिखते हैं SI यूनिट। और सॉलिड एंगल का डिफरेंट यूनिट्स होते हैं बेटा, बहुत सारे यूनिट होते हैं। हम सिर्फ यहां पर बात कर रहे हैं आज SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यही यूनिट है, बाकी तो सब ऐसे ही है, और भी यूनिट्स होंगे। बट हम यहाँ पर पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं? SI यूनिट की। जैसे आपको पता है लेंथ का SI यूनिट है मीटर, है ना? तो लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर भी है, लेंथ का यूनिट फुट भी है, लेंथ का यूनिट किलोमीटर भी है। कोई यूनिट गलत नहीं है। ठीक है, लेंथ का यूनिट माइल भी है, लेंथ का यूनिट नॉटिकल माइल भी है, जो नेवी में यूज करते हैं। कोई यूनिट गलत नहीं है, बट हमारा यहाँ पर फोकस सिर्फ SI यूनिट्स के ऊपर है। इसी तरह से प्लेन एंगल देखो, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। प्लेन एंगल हुआ क्या? ये 2 लाइंस बनाता हूं मैं, एक लाइन, ये दूसरी लाइन। इन दोनों के बीच में जो ये डायरेक्शन का फर्क है, प्रेजेंट करते हैं। 2 लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं। और ये वही प्लेन एंगल है जिसे आप ट्रिग्नोमेट्री में भी लेते हो, कोई ट्राइंगल बनाते हो, इसे डिग्री में मेजर करते हैं हम वहां, जैसे बोलते हैं 45 डिग्री एंगल। ठीक है, या 2 अगर आपस में परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं तो बोले हैं इनके बीच में 90 डिग्री एंगल। डिग्री भी एंगल का यूनिट है, लेकिन एंगल का SI यूनिट डिग्री नहीं है। एंगल का SI यूनिट क्या है? रेडियन है। रिलेशन कल समझेंगे हम, डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, डिफरेंट यूनिट्स के बीच में रिलेशन तो बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ नाम देखिए। तो एंगल का SI यूनिट क्या है? रेडियन। जैसे बेटा टेम्परेचर की हम बात करते हैं, टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी यूनिट गलत है। टेम्परेचर का एक यूनिट आपको पता है डिग्री सेल्सियस भी है। टेम्परेचर का एक यूनिट जो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट यूज भी हो रहा है, फ़ारेनहाइट, कि किसी को 100 फ़ारेनहाइट तो नहीं हो गया कहीं टेम्परेचर उसका, या 102 तो नहीं हो गया, 98, 97,
ऐसे रहना चाहिए, दैट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.2 96 इसी रेंज में रहना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो जो 100 है वो क्या है, फ़ारेनहाइट। तो बेटा एंगल के भी डिफरेंट यूनिट्स है, हमने पहले डिग्री पढ़ा हुआ है, अब आज पढ़ रहे हैं हम कि ऐसा यूनिट रेडियन होता है, बट इसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं एंगल के, उन पे भी हम आएंगे। तो दो लाइंस के बीच में जो डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है उसे एंगल बोलते हैं। तो एंगल फिजिक्स में एंगल को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में एंगल की बात क्यों करते हैं, एंगल इज ए मेजर ऑफ डायरेक्शन। बहुत सारी बेटा ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनकी मेजरमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होगी, तो हम डायरेक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एंगल की हेल्प से। एंगल इज ए मेजर ऑफ डायरेक्शन। तो जब हम सिंपली एंगल बोल रहे हैं, सिर्फ एंगल बोल रहे हैं, तो वो होता है बेटा प्लेन एंगल। जब हम सिर्फ एंगल बोलेंगे तो अंडरस्टूड है वो प्लेन एंगल है, जैसे मैं 3 बोलता हूं तो अंडरस्टूड होता है वो +3 है। बट जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहां हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की भी। जो हमारा प्लेन एंगल है ये 2 डायमेंशनल होता है, जो आप ड्रॉ कर सकते हो, ये 2 लाइंस बना दी थी, ये एंगल है। अब मैं आपको यहां बोलूं कि आइसक्रीम का कोन बनाओ, बनाने में तो ऐसे बनाओगे, बट कैन यू पुट आइसक्रीम, नहीं, क्योंकि जो सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशनल है। तो यहां जो पूरा एंगल ये बन रहा है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो जब आप 3D ज्योमेट्री, मैंने बोला ये मैथमेटिकल है, तो जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम सॉलिड एंगल की बात भी करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट याद रखना आपने, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट है स्टीरेडियन। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है, या ऐसे बोलो, या ऐसे बोलेंगे इट इज एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। ठीक है, ये डेफिनेशन अभी नहीं आपको समझ में आएगी, बट फिर भी हम इसको बाद में यूज करेंगे। तो लेटर ऑन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ भी लें और उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को यूज भी कर लें, राइट। तो बेटा ये हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल है एसआई सिस्टम में, एंड एट द सेम टाइम इनके जो यूनिट्स हैं इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। 2 एडिशनल क्वांटिटीज हैं जिनको बोलते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, मैं सॉलिड एंगल को आपको एक स्लाइड से दिखा देता हूं। ये एक सर्कल बना दो, कैसे बनाते हैं, ये दूसरा सर्कल, ये 2 लाइंस बना दी, ये एक्चुअली सर्कल नहीं है, दिस इज एक्चुअली स्फीयर। ठीक है, पूरा गोला है ये, ठीक है। और जो क्वांटिटीज फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री की लिस्ट में नहीं आई, इनसे तो फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना। उन क्वांटिटी, और भी बड़ी सारी क्वांटिटीज हैं, उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटी which is derived means obtained from more than one physical quantity। सिर्फ एक नहीं, जैसे हम मास को डिराइव करना है तो मास की जरूरत है, सिर्फ मास फंडामेंटल है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ स्पीड को कैसे डिफाइन करना है, तो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन। 2 चीजें हैं बेटा, जब भी स्पीड की बात करोगे या जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करोगे तो 2 चीजें होती हैं, देखो क्या क्या। एक तो आपको उस क्वांटिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन मतलब उसका मैथमेटिकल रिलेशन पता होना चाहिए। मैं खाली डिस्टेंस की मेजरमेंट कर लूं, टाइम की मेजरमेंट कर लूं तो स्पीड मिल जाएगी? नहीं, स्पीड तब मिलेगी जब मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा। मैंने इस रूम का एरिया फाइंड करना है तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एरिया मिलेगा। सो डेरिवेशन करनी पड़ रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। किसकी हेल्प से डिराइव कर रहे हैं? बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से। द क्वांटिटीज विच आर obtained from other quantities are called as derived physical quantities। तो derived physical quantities की कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आल्दो ये तो एंडलेस है, बहुत सारी हैं, फिजिक्स जब तक चलती रहेगी तो derived quantities रहेंगी हमारे साथ। ये कुछ derived quantities की बात की है यहाँ, एरिया, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, बहुत सारी हैं।
इन डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं इनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। वेलोसिटी देखो, आपने ये तो पढ़ा है ना 10th क्लास में, 10th के 9th में पढ़ा होगा। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 11 में भी पढ़ेंगे हम डिटेल में थोड़ा। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ? मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं, या तो ऐसे लिखो मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड को ऐसे, जो नीचे है उसको ऊपर लिखोगे तो -1 हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड जो है स्पीड या वेलोसिटी का एसआई यूनिट है। ऐसा यूनिट किसका? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी का एसआई यूनिट है, ठीक है। और इस यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। इस यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। लिख दूं? लिख लीजिए, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नाउन एज फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब अगर आपने मीटर को डिफाइन करना है तो किसी और की जरूरत नहीं है, मीटर बेसिक यूनिट है। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर नाउन एज डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड मतलब, डिराइव्ड वर्ड का मतलब ही क्या है? obtained from others। कुछ और यूनिट्स देखते हैं, जैसे वेलोसिटी की बात कर रहे थे, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ऐसे वर्क का डेफिनेशन, इनके आप डेफिनेशंस पे आएंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये उनके यूनिट्स आ गए। अगर आपको ये नोट करना है, सिर्फ इतना नहीं है, ये हम डिटेल में कल पढ़ने वाले हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, किस तरह से हम दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से यूनिट ऑब्टेन करते हैं। द यूनिट्स ऑब्टेन फ्रॉम अदर यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड। फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड जो है दे आर ऑब्टेन फ्रॉम अदर यूनिट्स, ठीक है। लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन विद द हेल्प ऑफ दीज आर सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं अभी स्टार्ट करूंगा, एक सॉलिड बेस बनाएंगे ना। पहले सीधा हवा में ऐसे ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं जी, एंट्रेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे काम करना है, स्लोली एंड स्टेडली। एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी, ऑटोमेटिकली एंट्रेंस आपके हाथ में रहेगा। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल बोलो, ए ऑप्शन, which can be measured is called as a physical quantity. The physical quantities which are expressed in terms of more than one quantity are called derived physical quantities. A. The physical quantities which are expressed in terms of more than one fundamental quantities are derived area. अभी लिखा था, same slide है। There are how many fundamental quantities? No नहीं लिखना है, there are 7 fundamental quantities, ठीक है। वो 2 हमारी एडिशनल क्वांटिटीज हैं, ये वो हैं, ठीक है। सेम मैंने दोबारा लिख दिया, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? 2 या 3 पे बोलो? 2, 3 या किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है? यूनिट देख के पता चल जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक हो गया मीटर और एक हो गया सेकंड। टाइम और डिस्टेंस। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। सिंपल है, ये समझ आ रहा है मुझे लगता है आपको। ये 10th में पढ़ा है, इसलिए क्वेश्चन यहां डाल दिया मैंने। आपको उस लिस्ट में चार्ज दिखा क्या?
वो जो लिस्ट थी हमारे पास, उस लिस्ट में चार्ज दिखा नहीं, उस लिस्ट में चार्ज नहीं था। आपको करंट दिखा, यस। आपने बेटा 10th में डिफाइन किया करंट को, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या हुआ फिर? चार्ज हुआ करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम, दैट इज व्हाई जब आप करंट इनटू टाइम बोलोगे तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो इसलिए इसको डिराइव्ड बोलते हैं। चार्ज इज ए डिराइव्ड। कैसे? ये पूरा एक्सप्लेनेशन। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो करंट फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं तो एरिया मिलता है, एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको कर लीजिए।